वो धरती जहां तलवार इज्जत थी, जहां शिकस्त मौत से भी बदतर समझी जाती थी, और जहां हर सिपाही था समाराई। उर्द 900 जहाज, 30,000 मंगोल सिपाही, और पहली बार जापान के साहिलों पर जंग उतरी। लेकिन रात को आसमान ने क्रोट ली। एक तूफान उठा, ऐसा तूफान जो तारीख का पहला फैसला बन गया। कि किस्मत ने फैसला सुनाया। एक हुआ, एक आंधी, एक खुदा की भेजी हुई तबाही। इसे दुनिया ने कहा कामिकाजी। ये सिर्फ दो सल्तनतों की जंग नहीं, बल्कि इज्जत, बका और तकदीर की टक्कर थी। मंगोल बेमुकाबिला समाराई। तेरहवीं सदी की दुनिया में ताकत का नक्शा तेजी से बदल रहा था। एक तरफ वो अजीम सल्तनत थी जो घोड़ों की चाप से बराइज़्मों को लर्जा देती थी, मुगलिया सल्तनत, मंगोल एम्पायर। ये सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई, हजारों मील तवील, एक ऐसी अस्करी कुव्वत थी जिसके सामने बड़े बड़े ताजदार झुक चुके थे। और उस सल्तनत के मरकज में बैठा था कुबलाई खान, चंगेज खान का पोता, जो न सिर्फ एक फातिह था बल्कि एक मुनज़्ज़म हिक्मरान, जिसने चीन की अजीम यवान बादशाहत की बुनियाद रखी। जब दुनिया का तकरीबन हर बड़ा खुता मंगोलों के तसल्लुत में आ गया, तो कुबलाई खां की निगाहें एक ऐसे जजीरे पर पड़ी जो उस वक्त तक किसी बड़ी आलमी ताकत के ज़ेर असर नहीं आया था। जापान। जापान उस वक्त एक अलग दुनिया था। सियासी तौर पर शोगुन हुक्मरानी, शोगुनाटे का निज़ाम चल रहा था, और मुल्क के हकीकी मुहाफिज समाराई जंगजू थे। वो सिपाही जिनकी तरबियत बचपन से होती, जो अपनी इज्जत को अपनी तलवार से जोड़ते, और जिनके नजदीक शिकस्त का मतलब जिंदगी से ज्यादा बुरा था। कुबलाई खां ने जापानी शोगुन को सफारती खत भेजा, जिसका मतलब सादा सा था, अजीम खां की इताअत कबूल करो। लेकिन जापानी दरबार ने यह खत न माना, न जवाब दिया। ये खामोशी मंगोलों के लिए इनकार थी, और ये इनकार जंग का ऐलान साबित हुआ। 1274 में कुबलाई खान ने एक ऐसा बहरी बीड़ा तैयार किया जो उस जमाने की दुनिया के लिए हैरत का बायस था। जापान के साहिल पहली बार किसी बैरूनी ताकत का सामना करने वाले थे। मंगोल बीड़ा हाकाता खलीज के करीब जापानी साहिलों तक पहुंचा, और जापान के दिफा के लिए समाराई जंगजू तैयार खड़े थे। लेकिन जो मंजर समाराई ने देखा वो उनकी तौक़ा से बहुत मुख्तलिफ था। मंगोलों ने मैदान जंग में नज्म और ज़ब्त और जदीद टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया जिसका सामुराइयों ने पहले कभी सामना नहीं किया था। वो बारूदी धमाके खीज गोले इस्तेमाल करते जो धमाके से शूर, आग और धुएं के बादल पैदा करते, जिससे समाराई सफ़ों में गड़बड़ फैल जाती। समाराई का रवायती तरीका इनफरादी मुकाबले और ज़ाती महारत पर मबनी था, जबकि मंगोल बड़ी फौजी इकाइयों में एक साथ हमले करते। इनकी ढालों की दीवारें, मुनज़्ज़म तीरंदाजी और कदम बे कदम पेशकदमी ने समाराई को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन जापानी जंगजू पीछे हटने के लिए नहीं आए थे। वो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर कीमत पर लड़ने को तैयार थे। लड़ाई पूरे दिन जारी रही। रात ढलते ही अचानक मौसम क्रूट बदलने लगा। समंदर की लहरें बुलंद हुईं, आसमान पर बादल गरजने लगे, और फिर एक शदीद समंदरी आंधी ने मंगोल बीड़े पर हमला कर दिया। इनके जहाज एक दूसरे से टकराते, टूटते और पानी में गर्क होने लगे। जापान इस गैर मुतवक्का कुदरती मदद से बच गया। मंगोल वापस चले गए, लेकिन कुबलाई खां के अंदर शिकस्त कबूल करने की सकत नहीं थी। उसने दोबारा लौटने का फैसला कर लिया। 1281 की दूसरी यलगार, तारीख का सबसे बड़ा बहरी बीड़ा। 7 साल बाद कुबलाई खान ने दोबारा हमला करने की तैयारी शुरू की, मगर इस बार उसने साबिका गलतियों से सीखकर एक ऐसा बीड़ा तैयार किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 4400 जहाज, तारीखी इंसानियत का सबसे बड़ा बहरी बीड़ा, तकरीबन 1,40,000 फौजी। जापान भी पहले से ज्यादा तैयार था। 1268 की तबाही के बाद समाराई ने हाकाता खलीज के साहिल पर लंबी मजबूत पत्थर की दीवारें तामीर कर ली थीं, ताकि मंगोलों को उतरने में मुश्किलात हों। पूरे मुल्क में जंगी तैयारी मुकम्मल थी, और समाराई रात दिन साहिलों पर गश्त करते थे। मंगोल बीड़ा जापान पहुंचा, और इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा भारी था। मैदान जंग में दोनों तरफ से वहशियाना जंग हुई। मंगोल मुनज़्ज़म सफ़ों, तीरंदाजी और घड़सवार दस्तों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते, जबकि समाराई अपनी तलवारों, नीज़ों और बोशीदों जंगी उसूल के फलसफे के साथ उनका मुकाबला करते।
लेकिन जापान का दिफा इस बार बेहतर था। समंदर से निकलने वाले मंगोलों को साहिली दीवारों ने रोक दिया और समाराई ने बार बार उन्हें पसपा किया। जंग कई दिनों तक जारी रही। फिर वही हुआ जिसे शायद किस्मत का फैसला कहना चाहिए। ताइसे कामिकाजी वाले खुदा की भेजी हुई हुआ ओचांग एक ऐसा तूफान आया जिसने तारीख की समत बदल दी। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये एक तबाह कुन समंदरी बगोला था। ऐसी हवाएं कि आसमान अंधेरा हो गया, ऐसी बारिश के मंजर आंखों से गायब होने लगा। मंगोल बीड़े के हजारों जहाज एक दूसरे से टकराए, कुछ पहाड़ी चट्टानों से टकराकर टूट गए और कुछ खुले समंदर में गरक हो गए। तारीख के सबसे बड़े बहरी बीड़े का बड़ा हिस्सा चंद घंटों में तबाह हो गया। जापान के साहिलों पर अगली सुबह सरफ टूटे हुए जहाजों का मुलबा था। जापान ने इस तूफान को नाम दिया कामिकाजी, यानी खुदा की भेजी हुई हुआ। ये तूफान सिर्फ मंगोल हमला रोकने वाली हुआ नहीं थी, बल्कि उसने पूरी तारीख बदल दी। अगर ये बीड़ा जापान पर काबू पा लेता तो शायद पूरा मशरकी एशिया एक मुख्तलिफ सियासी नक्शा रखता। लेकिन कुदरत ने समाराई कौम के दिफा में अपनी मुदाखलत जाहिर कर दी। कुबलाई खान ने कभी जापान पर तीसरा हमला नहीं किया और 1254 में उसकी मौत के बाद यह मंसूबा हमेशा के लिए खत्म हो गया।